नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आंतरिक सुरक्षा को विस्तार से समझेंगे। देखिए, आज का जो दौर है उसमें हमारे देश के सामने अंदर और बाहर से कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में इस विषय को समझना न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम सुरक्षा की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग कोनों में क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके बाद हम अपने संविधान और कानूनों पर नजर डालेंगे। फिर हम अपने जांबाज सुरक्षा बलों के बारे में जानेंगे और आखिर में कुछ स्पेशल एजेंसीज और उनके अभियानों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये आंतरिक सुरक्षा है क्या और इससे जुड़े खतरे कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि ये आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है देश की सीमाओं के अंदर शांति बनाए रखना और कानून का राज कायम रखना। इसका सबसे बड़ा मकसद है देश की संप्रभुता की रक्षा करना। अब संप्रभुता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेने के लिए आज़ाद है, उस पर किसी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा इसी आज़ादी को बनाए रखने में मदद करती है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि सरकार का ये फर्ज है कि वो अपने लोगों को बाहरी हमलों और देश के अंदर होने वाली गड़बड़ी दोनों से बचाए। अब सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी है किसकी? तो देखिए, ये एक साझा जिम्मेदारी है जिसमें राज्यों की पुलिस और केंद्र सरकार के सशस्त्र पुलिस बल, जिन्हें हम CAPFs कहते हैं, मिलकर काम करते हैं। और खतरे सिर्फ बाहर से नहीं होते, देश के अंदर से भी होते हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद और सांप्रदायिक हिंसा। अब बात करते हैं आतंकवाद की, जो शायद आंतरिक सुरक्षा के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद का सीधा सा मतलब है अपने राजनीतिक या धार्मिक मकसद को पूरा करने के लिए आम लोगों में डर और हिंसा फैलाना। इसका लक्ष्य ही समाज में खौफ पैदा करना होता है, जिसे अंग्रेजी में टेरर कहते हैं। आतंकवादियों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं राज्य प्रायोजित यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब है जब कोई दूसरा देश किसी आतंकवादी गुट को पैसा, हथियार या ट्रेनिंग देता है। और दूसरे होते हैं गैर राज्य अभिनेता या नॉन स्टेट एक्टर्स, जो किसी देश से नहीं जुड़े होते बल्कि ये खुद के स्वतंत्र हिंसक गुट होते हैं। अब यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो है इनकी फंडिंग, मतलब इनको पैसा कहाँ से मिलता है। तो आतंकवाद के लिए पैसा 4 मुख्य तरीकों से आता है। पहला, नकली नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। दूसरा, हवाला के जरिए, जो पैसे भेजने का एक गैर कानूनी तरीका है। तीसरा, ड्रग्स की तस्करी, जिसे नार्को टेररिज्म भी कहते हैं। और चौथा, लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलना। ये चारों चीजें मिलकर आतंकवाद को एक मजबूत आर्थिक आधार देती हैं, जो उन्हें और खतरनाक बना देता है। अभी हमने नार्को टेररिज्म की बात की। अब जरा सोचिए कि भारत की जो लोकेशन है वो इस खतरे को और कैसे बढ़ा देती है। भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम पैदा करने वाले इलाकों के ठीक बीच में फंसा हुआ है। हमारे पश्चिम में है गोल्डन क्रेसेंट, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं, और पूरब में है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल हैं। इस दोहरी मार की वजह से हमारे पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों में ड्रग्स की तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और यही नशा तस्करी संगठित अपराध को जन्म देती है। ड्रग्स के इस काले कारोबार से जो पैसा आता है वो फिरौती, इंसानों की तस्करी और आतंकवाद जैसे दूसरे बड़े अपराधों में इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जो देश की सुरक्षा को अंदर से खोखला कर सकता है। ड्रग्स के अलावा 3 और बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है सीमा प्रबंधन। भारत की सीमाएं बहुत लंबी हैं और कई जगह पहाड़, जंगल या दलदल होने की वजह से छिद्रित हैं, मतलब पोरस हैं। इसका मतलब है कि वहां हर जगह बाड़ लगाना या 24 घंटे निगरानी रखना बहुत मुश्किल है। इसी का फायदा उठाकर घुसपैठ और तस्करी होती है। दूसरी बड़ी चुनौती है मनी लॉन्ड्रिंग। इसका सीधा सा मतलब है काले धन को सफेद बनाना, यानी गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को बैंकिंग सिस्टम में इस तरह से घुमाना कि वो कानूनी लगने लगे, और यही पैसा फिर सीधे सीधे आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। और तीसरी, जो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती है, वो है साइबर खतरे। सोशल मीडिया और डार्क वेब का इस्तेमाल करके युवाओं को भड़काया जा रहा है,
उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और आतंकी हमले प्लान किए जा रहे हैं। सर्ट की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 16 लाख साइबर हमले हुए। सोचिए, यह संख्या कितनी बड़ी है। ये दिखाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया भी अब सुरक्षित नहीं है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के अलग अलग इलाकों में किस तरह की खास सुरक्षा चुनौतियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत की। यहाँ उग्रवाद की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे यहाँ बहुत सारी अलग अलग जनजातियां हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान और संस्कृति है। विकास की कमी और पड़ोसी देशों, खासकर म्यांमार और बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ ने भी यहाँ के लोगों में एक डर पैदा किया है। यहाँ के दो बड़े उग्रवादी गुट हैं, नागालैंड का NSCN-IM जो एक अलग ग्रेटर नागालैंड देश बनाना चाहता है, और असम का ULFA जो असम की आज़ादी की बात करता है। अब जरा उस पतली सी जमीन की पट्टी को देखिए जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक भी कहते हैं। ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस छोटे से रास्ते पर दुश्मन का कब्जा हो जाए तो हमारा पूरा उत्तर पूर्व भारत बाकी हिस्से से कट सकता है। इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। अब जरा जम्मू कश्मीर और पंजाब की चुनौतियों की तुलना करते हैं। जम्मू और कश्मीर में जो मुख्य समस्या है वो है सीमा पार से होने वाला आतंकवाद, यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यहां हमारा पड़ोसी देश एक छद्म युद्ध चला रहा है जिसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। मतलब वो खुद सेना नहीं भेजता बल्कि आतंकवादियों का सहारा लेता है। धारा 370 हटने के बाद से हालात सुधरे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब को देखें तो वहां खालिस्तान आंदोलन का एक इतिहास रहा है, लेकिन आज वहां का सबसे बड़ा खतरा नार्को टेररिज्म बन गया है, यानी ड्रग्स और आतंकवाद का खतरनाक गठजोड़। और ये तस्करी अब नए तरीकों से हो रही है। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, जो सुरक्षा बलों के लिए एक नई और बहुत गंभीर चुनौती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी और पुरानी आंतरिक चुनौती की, वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम आम भाषा में नक्सलवाद कहते हैं। जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये कहानी शुरू होती है 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। इसका नेतृत्व चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने किया था। ये एक तरह का सशस्त्र किसान विद्रोह था। इनकी विचारधारा माओवादी है, जो चीन के नेता माओ से प्रेरित है। ये लोग मानते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। मतलब ये चुनाव और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और हथियार के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। साल 2004 में दो बड़े नक्सली गुटों ने मिलकर CPI माओइस्ट नाम का एक बड़ा संगठन बनाया, जो आज देश का सबसे बड़ा और खतरनाक नक्सली संगठन है। आप जो ये लाल रंग का इलाका देख रहे हैं, इसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं, जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नक्सलवाद का मूल नारा है जल, जंगल, जमीन। ये नारा उन आदिवासियों के हक की बात करता है जिन्हें लगता है कि उनसे उनके संसाधन छीन लिए गए हैं। इसके फैलने के मुख्य कारण हैं आदिवासियों का शोषण, विकास के नाम पर उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल करना और उन इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। इनकी लड़ने की रणनीति होती है गुरिल्ला युद्ध, यानी गिरिला वॉरफेयर। ये छोटी छोटी टुकड़ियों में छिपकर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और फिर घने जंगलों में गायब हो जाते हैं। ये एक दुष्चक्र की तरह है। जहां विकास नहीं होता, वहां के लोग आसानी से उग्रवाद की तरफ चले जाते हैं, और जहां उग्रवाद होता है, वहां सरकार के लिए विकास का काम करना मुश्किल हो जाता है। इस चक्र को तोड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आंतरिक सुरक्षा के लिए एक और बहुत गंभीर और संवेदनशील खतरा है सांप्रदायिकता। इसका मतलब है अपने धर्म को दूसरे धर्मों से बेहतर समझना और धर्म के नाम पर समाज में नफरत और बंटवारा फैलाना। यह हमारे देश की एकता और अनेकता की भावना पर सीधा हमला है, जिसके भयानक नतीजे दंगों और सामाजिक तनाव के रूप में सामने आते हैं। इससे निपटने के लिए एक बहुआयामी समाधान की जरूरत है। सबसे पहले तो सभी खुफिया एजेंसियों जैसे IB, रॉ, NIA को मिलकर काम करना होगा। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से निगरानी बढ़ाना। और सबसे जरूरी बात, हमें समस्या की जड़ पर काम करना होगा, यानी समाज में फैली गरीबी और भेदभाव को खत्म करना होगा, ताकि कोई भी नफरत की राजनीति का शिकार न बन सके। तो अब हम तीसरे सेक्शन में आ गए हैं,
इसमें हम ये देखेंगे कि इन सब खतरों से निपटने के लिए हमारे संविधान और कानून में क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षा की जिम्मेदारियों को बहुत साफ साफ बांटा है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। जो संघ सूची है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले। वहीं जो राज्य सूची है उसमें पुलिस और कानून व्यवस्था जैसे विषय हैं जो पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 355 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो बाहरी हमले और अंदरूनी अशांति से हर राज्य की रक्षा करे। इसी अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्यों की मदद के लिए केंद्रीय बल भेज सकता है, और इन सभी मामलों के लिए देश में जो सबसे बड़ी संस्था है वो है गृह मंत्रालय यानी MHA। आप कुछ बहुत जरूरी कानूनों को देखते हैं। सबसे पहले है UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ये आतंकवाद से लड़ने का सबसे सख्त कानून है। इसकी धारा 3 केंद्र सरकार को ताकत देती है कि वो किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। धारा 7 ऐसे संगठनों को कहीं से भी पैसा लेने या इस्तेमाल करने से रोकती है। और धारा 10 के तहत अगर कोई किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब जो बात परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है उसे याद रखिएगा। 2019 में इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ। इस बदलाव के बाद सरकार अब सिर्फ किसी संगठन को ही नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। अगला जरूरी कानून है AFSPA यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। यह कानून उन इलाकों में लगाया जाता है जिन्हें सरकार अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करती है। ये वो इलाके होते हैं जहां हिंसा और उग्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कानून वहां तैनात सेना को कुछ खास ताकतें देता है, जैसे बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करना और किसी भी जगह की तलाशी लेना। और इसकी सबसे विवादास्पद ताकत है चेतावनी देने के बाद गोली चलाने का अधिकार। इसके तहत सैनिकों को उनकी ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई के लिए मुकदमे से भी छूट मिलती है। फिलहाल ये असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग AFSPA कानून है जो 1990 में बना था। तो चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं और भारत के उन प्रमुख सुरक्षा बलों के बारे में जानते हैं जिनके कंधों पर देश को सुरक्षित रखने की भारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे जितने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं यानी CAPFs वो सब गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। इन्हीं में से एक है असम राइफल्स। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी और ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसे प्यार से 2 नामों से जाना जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इसकी सबसे खास बात है इसका दोहरा नियंत्रण। इसका मतलब है कि इसका प्रशासन जैसे भर्ती और सैलरी गृह मंत्रालय देखता है, लेकिन जब यह ऑपरेशन पर होती है तो इसका कंट्रोल भारतीय सेना के पास होता है। इसके वर्तमान DG लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा हैं। अब बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि सीमाओं की रक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, और तभी 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई। इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जो इसके जवानों के समर्पण को दिखाता है। इसका मुख्य काम पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हमारी सीमाओं की रक्षा करना है, और ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है। BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसके वर्तमान महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगला बल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF। इसका इतिहास आज़ादी से भी पुराना है। 1939 में इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनाया गया था, और 1949 में सरदार पटेल ने इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। ये देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है और इसके मुख्य काम हैं राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना और नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम देना।
इसकी 2 विशेष यूनिट्स बहुत मशहूर हैं। पहली है कोबरा, जो जंगल में लड़ने में माहिर है, और दूसरी है RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स, जो दंगों को काबू करने के लिए जानी जाती है। इसके वर्तमान DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को। इसकी स्थापना 1969 में हुई और इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम हमारे देश के जरूरी औद्योगिक ठिकानों की सुरक्षा करना है। इसमें हमारे एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, परमाणु बिजली घर, बंदरगाह और सरकारी कंपनियां शामिल हैं। एक मजेदार बात यह है कि 2009 के बाद से ये प्राइवेट कंपनियों को भी सुरक्षा देती है, जैसे इन्फोसिस का कैंपस। इसकी वर्तमान DG प्रबीर रंजन हैं। अब 2 और जरूरी सीमा रक्षक बलों की तुलना करते हैं, ITBP और SSB। ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के बाद की गई थी। इसका मुख्य काम हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों पर भारत चीन सीमा की निगरानी करना है। इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। दूसरी तरफ है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका काम नेपाल और भूटान के साथ लगी हमारी सीमाओं की रक्षा करना है। ये खुली सीमाएं हैं, इसलिए यहाँ का काम थोड़ा अलग होता है। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। इसमें हम कुछ खास एजेंसियों और हाल में चलाए गए प्रमुख सुरक्षा अभियानों पर एक नजर डालेंगे। यहाँ हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसियों की तुलना करेंगे, NSG और NIA। NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी। इन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। ये एक स्ट्राइक फोर्स है जिसका काम आतंकी हमलों के दौरान सीधे एक्शन लेना और बंधकों को छुड़ाना है। वहीं दूसरी ओर है NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना 2008 के 26/11 मुंबई हमलों के बाद हुई। ये एक जांच एजेंसी है जिसका काम आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इससे किसी भी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। अब कुछ दूसरी खुफिया और जांच एजेंसियों को संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB। 1887 में बनी ये भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य काम देश के अंदर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है और ये सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। इसके बाद है CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो 1963 में बनी। ये देश की मुख्य जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार और बड़े आर्थिक अपराधों की जांच करती है। और तीसरा है ED यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो 1956 में बना। इसका मुख्य काम मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून से जुड़े मामलों की जांच करना है। और अंत में आइए कुछ प्रमुख ऑपरेशंस को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ऑपरेशन अलर्ट और सर्द हवा, ये दोनों BSF चलाती है पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA और ED ने टेरर फंडिंग के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन गरुड़ और मेघचक्र CBI ने ड्रग्स नेटवर्क और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ चलाए। ऑपरेशन आहट, नार्कोस और सतर्क ये RPF ने चलाए हैं। ऑपरेशन ओलिविया कोस्ट गार्ड का है, जो ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस का है, भांग की खेती को खत्म करने के लिए। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक नक्सल विरोधी अभियान था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी होमगार्ड के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों से संबंधित वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, इस अध्याय के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए जरूर देखिए हमारे आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद पर MCQ वाले वीडियो को, जिसमें मैंने 100 अति महत्वपूर्ण MCQ को व्याख्या सहित समझाया है, जिसे देखने के बाद आपका आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद वाला चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।